वॉरेन हेस्टिंग्स एक और नया लुटेरा आया। इसने कहा कि भैया दो तरह का शासन चल रहा था। इसने सबसे पहली घोषणा तो क्या की, 1772 में द्वैध शासन को खत्म किया। इसने बोला दो तरह का शासन नहीं करेंगे, एक तरह का शासन चलेगा। द्वैध शासन को खत्म कर दिया। एंड ऑफ डायरकी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया। बोले किसी नवाब ववाब को पैसा नहीं देंगे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया, यानी कि एक राजस्व बोर्ड इसने बनाया। ठीक है, राजस्व बोर्ड बनाया। अब से पहले क्या चल रहा था यहाँ पे, द्वैध शासन। तो दो तरह का शासन था। दीवानी यानी कि वसूली तो कंपनी कर रही थी, लेकिन जो व्यवस्थाएं थी उसके लिए वो पैसा देते थे नवाब को। अब ये ऐसा है, ये चाहता था कि अच्छा भारतीय लोगों पर इस बंगाल के क्षेत्र में 53 लाख रुपए एनुअली खर्च हो रहे हैं, बोला इसको कट डाउन करो, हमको कोई ज़रूरत नहीं है इसकी इतना पैसा खर्च करने की इन इंडियंस पर, हमको तो सिर्फ इनके ऊपर खर्च करने हैं 16 लाख रुपए, और वो भी नवाब को दे दो एक पेंशनर के तौर पर। ठीक है, उसका कट डाउन करो। तो उसके पहले 53 लाख को 41 लाख किया गया था, फिर 30 लाख के आसपास लाए, और फाइनली उसको 26 लाख नहीं 16 लाख। तो इन्होंने क्या किया, ये क्यों कर रहा है ये सब, तो क्या किया था इसने इसके समय पर इंपॉर्टेंट घटना, इसने निजामत को खत्म कर दिया। यानी कि द्वैध शासन खत्म का मतलब क्या हो गया, कि जो निजामत चल रही थी और जो दीवानी थी उसको क्या कर दिया इसने, निजामत को भी खत्म कर दिया, और दीवानी तो जो मिल रही थी उसकी जगह इसने बना दिया क्या, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पैसा ये इकट्ठा करेगा। दो उपदीवान बनाए गए थे, मैंने कहा उनका क्या नाम है, दो उपदीवान कौन कौन से थे, एक तो मोहम्मद रजा था, मोहम्मद रजा, मोहम्मद रजा, और दूसरा आपका राजा सिताब राय। दोनों को बुलाया इसने, बोला तुम इधर आओ, क्योंकि ये दोनों जब अंग्रेजों की तरफ से दीवान थे, इन दोनों ने भी भारत में खूब लूट मचाई, और भारत के जब आंसू बह रहे थे उस समय पर ये अपनी जेब भर रहे थे। तो इन पर हेस्टिंग्स ने आते ही, अच्छा हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी को जो पैसा चाहिए था, मतलब इनके बाप का पैसा था ये समझिए तुम, ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो हेस्टिंग्स को लग रहा हमारा पैसा था, और ये भारतीय तुम लोग, हम तुमको नायब बनाए थे, क्योंकि वो क्लाइव की चीज़ों के ऊपर घृणा रखता था, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाता था। तो इन दोनों को पकड़ करके इनके ऊपर मुकदमा चलवाया उसने, बोला इनके ऊपर मुकदमा चलाओ, इनकी संपत्ति की जांच करो। तो बहुत सारी संपत्ति इनकी हड़पी गई, और बाद में क्या है, हालांकि कोर्ट ने इनको बरी कर दिया था। तो ये सब चीज़ें चल रही थी यहाँ पर। तो इसने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बना करके क्या किया, बहुत सारी चीज़ें इसने की। एक इसने इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। इजारेदारी प्रथा, इजारेदारी प्रथा किसके समय पे शुरू हुई थी बताओ, बंगाल का कौन सा नवाब था। इजारेदारी प्रथा में याद रखना 1772 में इसने कर दिया एक पंचवर्षीय ठेका, 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, पंचवर्षीय ठेका, पंचवर्षीय ठेका यानी कि 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट इसने किया, 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। बताओ भैया किसके समय पर यह शुरू हुई थी, सारे लोग बताएं, बंगाल का कौन सा नवाब था जिसके समय मैंने आपको इजारेदारी प्रथा बताई। मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां, बहुत बढ़िया मुर्शिद कुली खां, वेरी गुड। तो मुर्शिद कुली खां क्या करता था, इजारेदारी समझते हैं, बताओ एक शब्द लिख दो इजारेदारी से, मैं समझ जाऊँ। इजारेदारी में क्या होता था, किसान जो जमींदार आते थे वो बोली लगाते थे, और जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता था उसको ठेका दे दिया जाता था कि भैया तुम फिक्स हमको इतना पैसा दोगे, तुम वसूली चाहे जैसे करो, अभी तुम हमको बोली लगा के सबसे ज़्यादा पैसा दे दो, और बाद में तुम किसानों को कितना ही उत्पीड़न करो, चाहे तुम जैसे वसूलो वैसे वसूल लेना, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसने आकर के यहाँ पर पंचवर्षीय ठेका कर दिया इजारेदारी प्रथा में। लेकिन इसका बहुत विरोध हुआ, और लगा कि अंग्रेजी शासन के पास में जो पैसा पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा है। 5 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है, एक व्यक्ति बहुत बड़ा जमींदार बन जाता है, कल को वो शक्ति भी बन जाता है। ठीक है भाई, जमींदार ही तो थे, तो जमींदार जबरन किसानों से सब कुछ वसूलते थे। ये आपको जितने भी भूमि के मालिक मिले पुराने, कोई व्यक्ति आपसे कहे इनके पास में इतने 1000 बीघे ज़मीन है, इनके पास में उतने 1000 बीघे ज़मीन है, तो इनमें से बहुत सारे लोग तो ब्रिटिश साम्राज्य के समय पे बहुत सारे लोग जमींदार थे। कुछ तो वास्तविक जमींदार थे जिनके पास में आपका ये मान के चलो कि भाई राजशाही थी, सही मायने की बड़े नाम थे, अगर उनको हम छोड़ दें तो सही मायने में, नहीं तो ज़्यादातर जमींदार तो इस देश में क्या हुए, किसानों का खून चूस करके, किसानों की ज़मीनों को हड़प करके, किसानों को थोड़े से पैसे दे करके, उनके ऊपर ब्याज लगा करके, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा करके अंततः उनकी ज़मीनों को हड़प लेना, बहुत सारे जमींदार तो इस देश में ऐसे बने। तो इसने पंचवर्षीय ठेके को क्या किया फिर आपका 1776 में, 1776 में उसको इन्होंने कर दिया 1 वर्षीय, 1 वर्षीय, 1 वर्षीय। ये बात याद रखेंगे। नवाब को कितनी पेंशन दी इन्होंने बताना,
अब इसका आरोप लगा हेस्टिंग्स पर। इसने क्या किया, नवाब को उसे निजामत तो ले ही ली इन्होंने, नवाब को 16 लाख एनुअली, 16 लाख वार्षिक का एक पेंशनर बना दिया, वार्षिक का पेंशनर बना दिया, पेंशनर में नवाब एज ए पेंशनर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, पेंशनर बनाया। अब इसके लिए कहते हैं कि उस समय पर आपका मुन्नी बेगम एक हुआ करती थी, मुन्नी बेगम से अच्छी बातचीत थी वॉरेन हेस्टिंग्स की, तो उसने क्या किया, मुन्नी बेगम से 3.5 लाख रुपए ले लिए और नवाब को बोला कि भैया तुम जो है ना, ये जो प्रशासन विशासन है ये खुद देखेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, अब कोई निजामत विजामत नहीं है, ठीक है, अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वो पैसे को अपने तरीके से कलेक्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पर इसको बोला गया कि जो भी आपका नवाब है वो अब मुन्नी बेगम के अधीन रहेगा, मुन्नी बेगम के संरक्षक, मुन्नी बेगम को संरक्षक बना दिया गया। तो बंगाल के नवाब को एक तो पेंशनर बना दिया और किसके अधीन कर दिया, मुन्नी बेगम के अधीन। और मुन्नी बेगम से किसकी बातचीत थी, हेस्टिंग्स की। वैसी बातचीत मत समझना, मतलब आपस में उन दोनों की डील हुई पैसे को लेकर के। और मुन्नी बेगम जो आपका मीर जाफर की विधवा हुआ करती थी उसको इसने संरक्षक बना दिया, और इसीलिए बाद में फिर हेस्टिंग्स पर भी मुकदमा चला, हेस्टिंग्स पर भी ये मुकदमा चला जिसको आप जानते हैं, नंद कुमार पर उसके बदले में इसने मुकदमा चलवाया, उस घटना का भी हम बात करेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो क्या बन गया, ये आपका पहला गवर्नर जनरल बना। इसकी नीतियों के बारे में आप समझ गए होंगे कि क्लाइव की तरह ये भी एक लुटेरा था, क्लाइव की तरह ये भी एक आपका क्या था, भारत में लुटेरा व्यक्ति था। और इसके समय पर क्या हुआ, 1781 में, 1781 में, 1781 में आपका जो जगह थी कलकत्ता, क्या बोलेंगे, 1781 में कलकत्ता में, कलकत्ता में, कलकत्ता में आलिया मदरसा की स्थापना हुई। आलिया मदरसमेंट ऑफ आलिया मदरसा इन कलकत्ता इन 1781, 1781 में हुई, ठीक है। और एक आपका इसके समय पर ही क्या आया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। घटनाएं सोचते चलिए, पिट्स इंडिया एक्ट, क्योंकि इनके कार्यकाल आपको जहन में होने चाहिए। देश में कुछ भी घटित हुआ तो उस समय कौन था बंगाल का गवर्नर या गवर्नर जनरल। जैसे हम आपसे बात करें, यहीं पर आपका 1784 में एक संगठन बना था एशियाटिक सोसाइटी। किसने बनाया था एशियाटिक सोसाइटी, पिट्स इंडिया एक्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं, नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर जाकर के, पिट्स इंडिया एक्ट नवीन सर क्लास आ जाए। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी, ये भाई साहब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी आपका विलियम जोन्स ने। जज आदमी था एक, फिलोलॉजिस्ट, विलियम जोन्स, विलियम जोन्स। और ये आपका क्या बोलेंगे, विलियम जोन्स 1783 में कलकत्ता में जज बनकर आया था, कलकत्ता में, कलकत्ता में जज बना था, जज बना था। कौन व्यक्ति था ये, एक फिलोलॉजिस्ट था, फिलोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट का मतलब समझते हो, बताओ क्या होता है फिलोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट था एक, अर्थात ये आपका एक भाषा विज्ञानी था जो बहुत सारी भाषाओं के बारे में ज्ञान रखना चाहता हो या अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता हो, ठीक है। तो इसकी सहायता किस किसने की थी, विलियम जोन्स के साथ में कौन कौन लोग थे, इसमें एक व्यक्ति था चार्ल्स विंकिंस। चार्ल्स विंकिंस को इस देश में किस बात के लिए जाना जाता है बताओ, चार्ल्स विल्किंस था, और साथ में एक व्यक्ति था अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर हैमिल्टन। तीन व्यक्ति थे, तीनों ने मिलकर इसको किया, अलेक्जेंडर हैमिल्टन। तो कभी भी पूछे आपका एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना में विलियम जोन्स के सहायक कौन कौन थे, चार्ल्स विल्किंस। और चार्ल्स विल्किंस वो व्यक्ति है जिसने किसका, भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। या कभी भी पूछे भारत में ये लोग इनके पीछे उद्देश्य क्या था एशियाटिक सोसाइटी बनाने का, इसको बच्चों को आपका ब्लॉक कर दो, सालू तिवारी को ऊपर जो है, ऊपर पर, ये अभी आराम से पढ़ पाएंगे, क्यों नहीं देखते आप इसको। दिख रहा है व्यापार सब। सर जब 1769 में व्यापार सभा बनी, बेटा सुन तो लिया करो, 65 है ये, 65 आपको 9 लग रहा होगा, आप शायद म्यूट पर क्लास देख रहे हैं, म्यूट, मैंने बोला भी है ना 1765 में। चलो कोई नहीं, वापस आते हैं, चार्ल्स विंकिंस। ओके बच्चा, मैं तुम्हें मतलब कितना समझाऊंगा आप सोचो जरा।
क्यों नहीं समझते? तो चार्ल्स विकिंस और अलेक्जेंडर हैमिल्टन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन वो व्यक्ति है पहला जिसने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। कभी भी आपसे पूछे संस्कृत भाषा का अध्ययन करने वाला पहला यूरोपीय है, अध्ययन करने वाला पहला यूरोपीय, फर्स्ट यूरोपियन हु स्टडीज संस्कृत लैंग्वेज, अध्ययन करने वाला पहला यूरोपीय। बहुत जगह आप देखेंगे विलियम जोन्स को भी कहा जाता है, लेकिन वो गलत है। हाँ, एक बार यूजीसी नेट ने एक क्वेश्चन पूछा है बहुत अच्छा, विलियम जोन्स ने संस्कृत भाषा किससे सीखी? तो वो चार्ल्स विकिंस से सीखी, और चार्ल्स विकिंस ने बहुत सारे ट्रांसलेशन किए हैं, जैसे मनुस्मृति। क्या बोलेंगे? मनुस्मृति। मनुस्मृति का नाम कितने लोगों ने सुना है? थम्स अप करें। मनुस्मृति आपका 1776 में इसको इन्होंने बोला ए कोड टू जैंटू, मनुस्मृति 1776। और इसके बाद में आपका भगवत गीता, ये सब सारे ट्रांसलेशंस एशियाटिक सोसाइटी के हैं 1785 में। ठीक है, ये चार्ल्स विकिंस ने किया। हितोपदेश एक पुस्तक है, बताओ हितोपदेश किसने लिखी है? नारायण पंडित ने लिखी है। हितोपदेश को इन्होंने बदला 1787 में। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम उसको कब इन्होंने ट्रांसलेट किया? 1789 में, महाकवि कालिदास की। जयदेव की जो पुस्तक है गीत गोविंद को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया 1792 में, क्योंकि ये भारतीय ज्ञान को आपका साथी ट्रांसलेट करके यूरोप में भेजना चाहते थे, ताकि यूरोपीय लोग भी इसको पढ़ें। बहुत बढ़िया। बहुत सारे साथियों ने कहा, एक साथी का हमने आपका भी टिप्पणी देखा, बकवास बुक मनुस्मृति। और साथियों का क्या मत है? अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, रियलिस्टिक वे में आप मुझे बताना, सच वास्तव में आप में से कितने साथियों ने मनुस्मृति को पढ़ा है? कितने साथियों ने? या मनुस्मृति पर जिन लोगों की रिसर्च रही, जो उस भाष्य के समझ रखने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे कितने व्यक्तियों को आपने सुना? इस पढ़ना तो शायद सबके लिए संभव नहीं है। नो, नहीं पढ़ा है। ओके, तो मैं आपको एक रेफरेंस देता हूं। मनुस्मृति पर जो सबसे ज्यादा कार्य किया है इस भारत में, या मनुस्मृति की समझ रखने वाले जो व्यक्ति हैं, उनका नाम है सुरेंद्र कुमार, प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार। तो आप कभी जब आपके पास समय हो, आप अपने होमवर्क में डालिए, जैसे या हम भी कभी इस पर सेशन लेके आएंगे, अपने विचार रखेंगे, तो आप लिखना मनुस्मृति सुरेंद्र कुमार, वो सबसे बड़े रिसर्चर है इस फील्ड। तो उन्होंने मतलब हर एक कॉन्टेक्स्ट को ये समझाया है कि किस तरह आपका जो भारत में मैक्स मूलर जैसे लोग आए, जो ट्रांसलेशंस हुए हमारे मूल ग्रंथों को, उन मूल ग्रंथों को किस तरह प्रभावित किया गया, और कब कब किया गया, और कहाँ कहाँ किया गया। आप एक बात समझिए, जैसे किसी विषय पर आप मुझसे ज़्यादा ज्ञान रखते हो, आपका ज्ञान मुझसे ज़्यादा है, तो फिर मुझे आपकी समझ के साथ में सहमत हो जाना चाहिए। अगर आप मुझे उस चीज़ के लिए एनलाइटन कर रहे हैं, या आप मुझे उस चीज़ के लिए क्लियर विजन दिखा रहे हैं, तो मुझे आपकी बातें माननी चाहिए, हाँ या नहीं? आप कहेंगे हाँ। तो इस क्षेत्र में प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार, आप एक बार थम्स अप कर दे जी भैया, जब हमारे पास कभी समय होगा। उनको ये जो मत है इस चीज़ को लेकर के, यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे उनका, 3-3, 4-4 घंटे, 2-2 घंटे के सेशंस हैं। एक वीडियो देख लेना, शायद उनका 1 घंटे 53 मिनट का एक वीडियो, तो मैंने बहुत दिन पहले देखा था, शायद 3 महीने पहले मैंने। देखेंगे ना, फिर आपका विजन क्लियर होगा, मतलब क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके दिमाग में सिर्फ थोप दी गई और आपने उसको मान लिया। हाँ, वो सब तथ्य उसमें है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्यों जलाया मनुस्मृति को, या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने मनुस्मृति के मूल ग्रंथ को पढ़ा था, या उसके इंग्लिश ट्रांसलेटेड ग्रंथ को पढ़ा। खुद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने जो ट्रांसलेशन पढ़ा था इंग्लिश का, क्योंकि संस्कृत भाषा में उन्होंने उसको नहीं पढ़ा था, या जो भी कारण रहे हो, आप एक बार सुनना, तब अपनी राय बनाना, तब एक अच्छी राय रहेगी, मैं ये समझूंगा, तब आपका एक क्लियर विजन होगा। ओके, तो क्या बात समझेंगे यहाँ पर? आप समझेंगे ये लोगों ने क्या बनाया, आपका एशियाटिक सोसाइटी बनाई, और एशियाटिक सोसाइटी ने क्या किया, आपका इन सब ने आपका भारतीय ग्रंथों को आपका बदलना शुरू किया। ओके, अगली चीज क्या है इसके समय पर? एक महत्व